हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सब कुशल मंगल होंगे, यही भगवान से कामना है। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे हम। इकोनॉमिक्स क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। आज हम इंसानों की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। हमें कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, खाना चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, बहुत सी चीज़ें चाहिए, हमें व्हीकल्स चाहिए। भाई, इंसान की जो इच्छाएं हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है जी। लेकिन उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्स हैं, जो संसाधन हैं, वो बहुत कम है। और जो संसाधन हैं उनको हम कहाँ पे यूटिलाइज करें, ये एक बड़ी समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है। एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपके पास एक 2000 रुपये का नोट है एंड बीइंग अ स्टूडेंट आप इस पैसे को कई जगहों पे खर्च कर सकते हैं। जैसे हो सकता है आप इसको इससे क्लॉथ्स ले आएँ, हो सकता है आप बुक्स ले आएँ, हो सकता है आप स्टेशनरी में खर्च कर दें इसको, हो सकता है आप शूज़ ले आएँ, हो सकता है इससे आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करें, हो सकता है आप कहीं आउटिंग्स में घूमने फिरने के लिए चले जाएं, हो सकता है आप लोग इससे भाई किसी की हेल्प कर दें, हो सकता है आप इससे अपना नेट का रिचार्ज करवाएं, ठीक है जी। और हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको सेविंग्स के रूप में रख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास रिसोर्स देखिए सिर्फ कितना है, आपके पास पैसे सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये हैं। और आपकी इच्छाएं देखिए, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये हमारी इच्छाओं की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे हो सकते हैं, हमें नहीं पता कि हमारी इच्छाएं ख़त्म कहाँ होती हैं। हमने आज हमारे पास साइकिल है, हमें बाइक चाहिए, बाइक आएगी तो हमें कार चाहिए, कार आ गई तो हमें और बड़ी कार चाहिए। तो ये हमारी इच्छाएं जो ना कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो कम लिमिटेड होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस चीज़ को इस तरीके से खर्च करना है। और मान लीजिए आपने 2000 रुपये क्रॉस में खर्च कर दिए, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम आ गए, आपके पास बुक्स नहीं है, तो आपके मन में डिससेटिस्फैक्शन आएगा। भाई, आपने सारे बुक्स ले लिए लेकिन कपड़े फट गए हैं, हो सकता है शूज़ नहीं है, हो सकता है पार्टी की जरूरत पड़ जाए। तो जो इकोनॉमिक्स है ये एक सब्जेक्ट है, एक स्टडी है जो हमें ये बताता है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, इस लिमिटेड रिसोर्सेज को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके। बात समझ में आ रही है। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है दैट टेल्स अस हाउ we should utilize our scarce resources to get maximum satisfaction। हमें भाई कुछ पैसा हमने यहाँ लगा दिया, कुछ पैसा यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। भाई जरूरी नहीं है घूमने नहीं जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पार्टी नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा रिचार्ज कर, थोड़ी सी सेविंग कर ली, किसी की थोड़ी सी हेल्प कर दी, स्टेशनरी ले आए, बुक लॉस ले आए। तो मतलब क्या है कि आप जो कर रहे हैं, आप रिसोर्सेज को जो यूटिलाइज कर रहे हैं, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। यही क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलिए, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। Economics is a subject matter that focus on rational utilization of scarce resources। ये क्या बताता है कि हम अब यूटिलाइज कैसे करें स्केयर रिसोर्सेज को, टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन।
ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को, अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। हम अपने रिसोर्सेज को, स्केयर रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करें। ठीक है जी। अब इस चीज़ को हमें यूटिलाइज करना है, ये हमें बताता है कि हाउ टू फोकस ऑन रैशनल यूटिलाइजेशन, हमें रिसोर्स को यूज़ करना है। लेकिन रिसोर्स को ये हमें जरूरत क्यों पड़ी? इसकी वजह है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है जी? अब देखिए, आप उसी एग्जांपल को हम दोबारा से लेते हैं। भाई हमारे पास एक करेंसी नोट है 2000 रुपीज़ का, इसमें हमारी वांट्स जो हैं बहुत सारे हैं। भाई हमारी ये भी वांट्स हैं। भाई हमारे पास हम बुक्स लेके आ रहे थे, भाई हमने स्टेशनरी में कुछ पैसा खर्च करना था, कुछ पैसा हमने पार्टी में खर्च करना था, कुछ पैसा हमें शूज़ पे खर्च करने थे, हो सकता था किसी की हेल्प करनी थी, भाई आउटिंग्स के लिए जाना था, सेविंग करनी थी। ठीक है, और भी कई चीज़ें थी, किसी को हमने उधार में दे दिया, मतलब कहीं हमने उसको किसी को लैंड दे दिया, कहीं पे हमने कुछ और खरीद लिया, रिचार्ज करवा लिया, एक्सेट्रा। तो हमारी जो इच्छाएं हैं बहुत सारी हैं। अब ये जो 2000 रुपये का नोट है, हमारे पास सिर्फ इतना ही पैसा है, यानी कि हमारे पास पहली सिचुएशन क्या है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज आर लिमिटेड। दूसरी चीज़, अब ये जो 2000 का नोट है, क्या कपड़े की दुकान पे चल जाएगा? बिल्कुल। बुक्स की दुकान पे? बिल्कुल। स्टेशनरी पे? बिल्कुल। पार्टी वाला वहाँ भी चल जा सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह। यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उसको हर जगह यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस। रिसोर्सेज के यूजेस भी अलग अलग हैं, भाई बहुत सारे यूज हो सकते हैं। तीसरी चीज, हमारी इच्छाओं की कोई कमी नहीं है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी इच्छाओं की कोई कमी नहीं है, इच्छाएं हमारी असीमित हैं। तो इन तीनों रीजंस की वजह से हमारे पास एक समस्या आती है कि हम इस रिसोर्स को कहाँ यूटिलाइज करें, यानी कि द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें चूज करना पड़ता है कि हम कहाँ पे यूटिलाइज करें इन तीन रीजन की वजह से। अगर ऐसा होता कि भाई रिसोर्सेज लिमिटेड ना होती, हमारे पास अथाह पैसा होता, कोई कमी नहीं होती, मुकेश अंबानी के घर में पैदा हुए होते, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो हम अपनी इच्छाएं, जो भी इच्छाएं होती वो पूरी कर सकते, हम सारी इच्छाएं पूरी कर सकते थे अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड ना होती तो। दूसरी चीज, अगर रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूज ना होते, मान लीजिए ये जो 2000 का नोट है बुक्स की दुकान पे ना चलता, स्टेशनरी की दुकान पे ना चलता, पार्टी में नहीं चलता, यहाँ नहीं चलता, यहाँ नहीं चलता, यहाँ नहीं चलता, सिर्फ सेविंग कर सकते थे, रिचार्ज कर सकते थे या क्लॉथ ले सकते थे, तो हम ये दो जगह कहाँ खर्च करेंगे? इन्हीं तीनों जगह पे खर्च करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा तो सिर्फ हम इन तीन जगह पे ही तो यूज करेंगे ना। बात समझ में आएगी? क्लियर है? तीसरी चीज, इच्छाएं की कोई कमी नहीं है। अगर इच्छाएं सीमित होती, मान लो हमें सिर्फ क्लॉथ चाहिए, सारी इच्छाएं हमें सीमित, सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है, हमें सिर्फ क्लॉथ चाहिए, तो इस पर कहाँ खर्च करेंगे? यहाँ पे चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं बनता। चूज कब करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, बिल्कुल जी कम है, इच्छाओं की कोई कमी नहीं है, और इन रिसोर्सेज को हम हर जगह यूज कर सकते हैं, अल्टरनेट यूज है। तो इसलिए हमारे सामने जो समस्या उत्पन्न होती है वो समस्या क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें चूज करना पड़ता है कि हम अपने रिसोर्स को कहाँ यूटिलाइज करें, किस चीज पे ऊपर हम उस चीज को खर्च करें। ठीक है जी, चलिए यहां तक समझ में आप सभी को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स
and माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है छोटा, मैक्रो बड़ा। तो जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या थी जी इकोनॉमिक प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या थी हमारी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं छोटे लेवल पे, छोटे लेवल का मतलब क्या? किसी एक इंसान की हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक फर्म के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम पूरी की पूरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान से सुन लीजिए, अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, पूरी की पूरी इंडिया की इकोनॉमी की बात करता हूं, उसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उसके बारे में जो स्टडी कहलाएगा क्या कहलाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम किसी इंसान, किसी पर्टिकुलर पर्सन, राम, श्याम, मोहन, इनकी प्रॉब्लम की बात करता हूं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करता हूं, तो कहां जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो क्या है जी माइक्रो इकोनॉमिक्स? व्हेन स्टडी ऑफ economic problem is done at the level of single individual, a firm, an individual, a firm, or an industry is called माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, ठीक है जी। तो उसे क्या कहते हैं हम? माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात क्या होगी? जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जो स्टडी है इज डन एज अ होल, कि जब पूरे बड़े लेवल पे बात करते हैं उसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये था जी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं, इन दोनों सब्जेक्ट्स, दोनों बुक्स, या आपकी दो बुक्स के नाम है, इनको हम अलग अलग पर्टिकुलरली करेंगे। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को फिनिश करेंगे, फिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ चलेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, प्राइस के बारे में, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने एक और छोटा सा पॉइंट है दैट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी देखिए मिलता जुलता है लेकिन इसमें फर्क बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक्स क्या था? आपका एक सब्जेक्ट मैटर था जो हमें क्या होता था कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें, जबकि इकोनॉमी एक सिस्टम है जो हमें ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो रहने वाले लोग हैं वो अपनी आजीविका, अपना लिवलीहुड कैसे कमाते हैं। मीन्स इट इज अ सिस्टम spread over a particular area that tells us how the people of that area earns their livelihood।
कि उस एरिया में जो रहने वाले लोग हैं वो अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं, धन कैसे कमाते हैं। ठीक है जी। तो इसकी भी एक प्रॉब्लम होती है, इनकी भी प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक की प्रॉब्लम क्या थी? इसकी जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम का नाम था प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया था? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब जो दूसरा है दैट, इसकी जो प्रॉब्लम है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? आपके सिलेबस में तो वैसे 3 ही हैं, वैसे होती कितनी हैं? 5। तो सबसे पहला है व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या और कितना बनाएं। जो सेकंड वन है दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, यानी कि यहां पे मेथड की बात की गई है। थर्ड वन इज फॉर whom to produce, for whom to produce, कि किसके लिए बनाए। तो क्या है जी यहाँ पे? for whom to produce, किसके लिए बनाए। फिर उसके बाद जो है फोर्थ वन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे पता होना चाहिए आपको, दैट इज हाउ टू fully utilize our scarce resources। और लास्ट वन इज हाउ टू accelerate the economic growth of business। तो ये आपके सामने 5 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है। इकोनॉमी की ध्यान रखना, ये इकोनॉमी की प्रॉब्लम है जी। अब यहाँ पे व्हाट का मतलब क्या है एंड हाउ मच का मतलब क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट का मतलब यहाँ पे है कि आप क्लोथ्स का उत्पादन करेंगे, फूड्स बनाएंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जाएंगे, भाई बिल्डिंग्स बनाएंगे, मशीनें बनाएंगे, मतलब क्या बनाना चाहते हैं आप। तो यहाँ पे पर्टिकुलर गुड्स पे डिवाइड करने से पहले हमें इनकी काइंड पे आना पड़ेगा। यहाँ पे वन गुड्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज या तो आप कैपिटल गुड्स बनाना चाहते हो या फिर आप कंज्यूमर गुड्स बनाना चाहते हैं। अब ये कैपिटल गुड्स, यहाँ पे वर्ड का मतलब क्या है कि किस काइंड में, कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं भाई? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी मदद से आप आगे प्रोडक्शन करते हो, जो प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करते हैं। एंड कंज्यूमर गुड्स इज विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। जैसे कि ये शर्ट है, ये शर्ट मैंने पहन रखा है, खरीद के लाया, मैंने इसको पहन लिया, दैट इज कंज्यूमर गुड्स। ये शर्ट जिस मशीन से बनी हुई होगी उस मशीन को हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो हम अब एज अ प्रोड्यूसर मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कौन से टाइप के गुड्स बनाऊं, कैपिटल गुड्स ताकि जिससे फर्दर प्रोडक्शन हो सके, या फिर सीधा कंज्यूमर गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सके। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्या हैं कि अगर हम कैपिटल गुड्स बनाते हैं तो क्या होगा, आने वाली पीढ़ी को नई नई टेक्नोलॉजी मिलेगी जिससे वो फर्दर प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। फ्यूचर में जो लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाएगा, लेकिन प्रेजेंट में लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कम हो जाएगा, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कोई बना ही नहीं रहा। अगर हम कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं प्रेजेंट में तो लोगों का आज की डेट में जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाएगा, लेकिन फ्यूचर में कैपिटल गुड्स होंगे नहीं, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स। तो क्या होगा, लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो फ्यूचर में कम होता चला जाएगा। तो हमें यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि हम जो बनाने जा रहे हैं, उस जो गुड्स बनाने जा रहे हैं वो किस कैटेगरी में आएगा, कैपिटल गुड्स में आएगा या फिर कंज्यूमर गुड्स में आएगा। उसके बाद हमें क्वांटिटी, यहाँ पे किसकी बात की गई है, क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी में बनाएं। जरूरत से ज़्यादा बना देंगे तो भी प्रॉब्लम है, जरूरत से कम बना देंगे तो भी प्रॉब्लम है। कैसे, मान लीजिए कि मैं
एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, कुछ भी ले लीजिए, ले लीजिए कि मैं एक नूडल्स बनाता हूँ, मैं नूडल्स की कंपनी है मेरी, और मैं 1 लाख पैकेट्स पर डे की मेरी डिमांड है, यानी कि जो लोग हैं वो 1 लाख पैकेट रोज के खरीदते हैं। अगर मैं किसी दिन 90,000 पैकेट्स बना दूं तो जो बाकी के 10,000 लोग हैं वो दूसरी कंपनी के नूडल्स पे शिफ्ट होंगे, और अगर उनको उसका स्वाद पसंद आ गया तो परमानेंटली उस पे शिफ्ट हो जाएंगे और वो कुछ ना कुछ और कस्टमर को तोड़ेंगे। तो क्या होगा, मेरे कस्टमर टूटेंगे, मेरी डिमांड क्या होने लग जाएगी कम। जो डिमांड मेरी कितनी थी 1 लाख थी, वो हो सकता है 90,000 85,000 पे आ जाए, तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो क्या होगा, मेरी वैल्यू कम होते चली जाएगी, प्राइस कम होते चले जाएंगे। अगर मैं क्या करूंगा 1,10,000 बना दूं, 1,00,000 पैकेट बना दूं तो क्या होगा, एक्सेस सप्लाई पड़ी रहेगी। एक्सेस सप्लाई पड़ी रहेगी तो क्या है, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो भी वैल्यू कम होगी। तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रोड्यूस करूं। आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि मैं कुछ सालों पहले मैगी में लेड पाया गया था, तो मैं मार्केट से मैगी जो है वो वापस ले लिया गया। तो जो स्टूडेंट्स थे, जो दिल्ली में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो पर्टिकुलरली अपनी क्लासेस से आते हैं, घर पे खाना बनाने का टाइम नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ फटाफट मैगी बनाया, नूडल्स बनाया, खा के चले जाते थे। लेकिन क्योंकि उनको मैगी उपलब्ध नहीं था तो वो दूसरी नूडल्स पे गए, जैसे कि यप्पी वगैरह पे। अगर मान लीजिए 1 करोड़ लोगों को खाने वाले थे, उनमें से 10 लाख को भी अगर यप्पी पसंद आ गया होगा तो 10 लाख कस्टमर कम हो गए कि नहीं हो गए। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी जो सप्लाई है ना वो प्रॉपर बनी रहे, ना जरूरत से ज्यादा हो ना जरूरत से कम हो। तो वो प्रॉब्लम हमारी समस्या है कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कितनी मात्रा में बनाएं चीजों को हम। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, यहाँ हाउ का मतलब मेथड की बात की गई है, जिसमें हम कह रखा है कि या तो हम कैपिटल का यूज करें यानी कि मशीनों का यूज करें, या फिर हम लेबर का यूज करें। हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। वही बात है जी कि अगर जहां पे जो चीज सस्ती होगी उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो वो डिपेंड करता है जी कि कैपिटल का यूज करें या लेबर का यूज करें। उसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू मतलब किसके लिए बना रहे हैं, किसके लिए का मतलब क्या है, यहाँ पे रिचर सेक्शन या पुअर सेक्शन, जिसको हमने इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स एंड नॉन फैक्टर्स में डिवाइड किया है। फैक्टर्स वो होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, या जिसको हम प्रोडक्शन, जो हमारी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और नॉन फैक्टर जो प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ताज होटल, जो उसकी दीवारें बनाई होंगी मजदूरों ने बनाई होंगी, यस, तो जो उन्होंने मजदूर बनाई हैं वो कौन है, वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी। लेकिन उनको यूज कौन करता है, बड़े बड़े लोग, मुकेश अंबानी जैसे लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, रतन टाटा जैसे लोग हैं, बहुत अमीर जो रिच पर्सन है, वो इसको यूज करते हैं। तो ये मुझे बताइए कि क्या उन लोगों ने उसको बनाने में हेल्प की थी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक कह रहे हैं आप उसको कि उन्होंने उसमें हेल्प नहीं किया, लेकिन वो उसमें रहते हैं। आप चले जाइए 50,000 60,000 जो भी खर्चा आता है उसमें दे के रहने लग जाइए, लेकिन क्या आपने उसमें हेल्प की, नहीं की। तो इसका मतलब आप क्या हैं, नॉन फैक्टर हैं। और जो प्रोडक्ट बनाया गया, जो होटल बनाया गया है, वो किसके लिए बनाया गया है, नॉन फैक्टर के लिए, क्योंकि उसमें गरीब जो मजदूर थे वो जा ही नहीं सकते। ऐसे ही एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये पेन, अगर मैं एक पेन बना रहा हूं जिसकी कीमत मार्केट में 2 रुपए 5 रुपए है, तो मेरे वर्कर जो इसको बना रहे हैं क्या इस पेन को खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो वो कौन से होंगे, मैं ये प्रोडक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए बना रहा हूं, यानी कि पूरा सेक्शन के लिए कह सकते हो, या फिर जो मेरे इसमें हेल्प बनाने में हेल्प कर रहे हैं उनके लिए बना रहा हूं। लेकिन यही पेन जिसकी कीमत 5,000 रुपए है, तो क्या मेरे वर्कर ये पेन खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। तो इसका मतलब जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं, नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए कर रहा हूं। तो यहां पर आप कह सकते हो रिच और पुअर, जिसको हमने नाम दे दिया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम यहां पर, मतलब फैक्टर्स और नॉन फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते कौन है, मजदूर, लेकिन क्या उसको यूज करते हैं, नहीं करते। इसका मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, नॉन फैक्टर्स के लिए। ठीक है जी, अब बात करते हैं हाउ टू यूटिलाइज फुली यूटिलाइज आवर स्केर्स रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से, किस मेथड से ज्यादा बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर सकें, बिल्कुल अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, उससे हम ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकाल सके, आउटपुट निकाल सके। एक एग्जाम्पल देखिए, आज से कुछ सालों पहले जो गन्ने का जूस निकाला जाता था वो एक हाथ की मशीन से निकाला जाता था।
तो वो उतनी एफिशिएंसी से रस नहीं निकाल पाते थे, उसमें कुछ ना कुछ रस रह जाता था। लेकिन आज की डेट में वो मशीन होती है, जनरेटर होता है, उससे उसको बिल्कुल चूरा चूरा करके उसमें से सारा का सारा रस निकाला जाता है। यानी कि पहले अगर एक गन्ने से आधा गिलास रस निकालते थे, तो आज की डेट में 1 गिलास रस निकाल लेते हैं, पूरा निकाल लेते हैं, पूरा निचोड़ देते हैं, उसमें कुछ भी नहीं बचता। तो इसका मतलब है कि हमने उस मेथड का यूज कर लिया जिससे हम अपने रिसोर्सेज को पूरी यूटिलाइज कर रहे हैं। उसके बाद है हाउ टू एक्सेलरेट आवर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हम अपने बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ा सके, हमारा प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को और कैसे बढ़ाएं, ताकि अपने बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करें, कहां कहां एक्सपेंड करें उसके अकॉर्डिंग भी। जी मान लीजिए मेरा एक मुफ्ती का शोरूम है, अगर मैं उसको गांव में खोल देता हूं जहां पे रिचर सेक्शन नहीं है, तो वो कहेंगे कि ये क्या, ये तो कितनी शर्ट आ जाएंगी। तो ये हमें डिपेंड करना पड़ेगा कि हमें अपने बिजनेस को लोकेशन को कहाँ डिपेंड करना है, कहाँ पर एक्सपेंड करना है, किस तरीके से एक्सपेंड करना है, कब एक्सपेंड करना है। तो यही चीजें इसमें आती हैं। ठीक है जी।